हेलो एवरीवन। गणित की दुनिया में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों में भाग की समझ का विकास कैसे किया जाए। इसके पिछले भाग में हमने जाना कि बच्चों में भाग के पहले सिखाई जाने वाली अवधारणाओं की समझ का विकास कैसे किया जाए और उनसे भाग की समझ को कैसे संबंधित किया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भाग के चिन्ह की समझ के बारे में, भाग की प्रक्रिया और भाग की अवधारणा के बारे में। यह हमारा भाग का चिन्ह है, जिसके ऊपर ऊपर वाला बिंदु जो है ये भाज्य को प्रदर्शित करता है, जो बाएं हाथ पे लिखा जाता है और इसे हम डिविडेंड भी कहते हैं। यह कुल वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। और जो नीचे वाला बिंदु है ये भाजक को प्रदर्शित करता है, जिसे हम दाहिनी ओर लिखते हैं, डिवाइजर कहते हैं अंग्रेजी में इसे। और यह एक समूह में एक व्यक्ति को दी जाने वाली वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर भागफल या कोशेंट कहलाता है, जो व्यक्तियों या समूहों की संख्या को प्रदर्शित करता है। भाग का एक ये वाला चिन्ह भी प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें बीच में यहाँ पर भाज्य या डिविडेंड होता है, यहाँ पर भाजक या डिवाइजर होता है, ये भागफल होता है और यहाँ पर शेषफल या रिमाइंडर आता है। एक सवाल से इसे हम समझेंगे। यदि आपके पास 265 रुपए हो और इसे 4 लोगों में बराबर बांटना हो तो हर एक को कितने रुपए मिलेंगे? तो यहाँ जो 265 रुपए है कुल, ये हमारा भाज्य है, डिविडेंड है, जिसे 4 लोगों में बांटना है। 4 हमारा भाजक है या डिवाइजर है। और जो इसका उत्तर आएगा भाग देने के बाद, वो भागफल 66 रुपए होगा और 1 रुपए शेषफल आएगा। तो अगर हम भाजक, भाज्य और भागफल में संबंध स्थापित करें तो कुछ इस तरह से होगा कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर भाजक 4 है, गुणे भागफल 66 है, धन शेषफल 1 है। तो 4 गुणे 66 धन 1 जो है वो 265 यानी कि हमारा भाज्य आता है। सामान्यतः जोड़, घटा और गुणा को हम इकाई की ओर से करते हैं, दाहिनी ओर से, जबकि भाग को हम बाईं ओर से करते हैं। क्या भाग को भी हम दाहिनी ओर से कर सकते हैं? हमने पिछले भाग में जाना था कि बराबर बराबर घटाकर हम कैसे भाग की समझ का विकास करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को, उसी अवधारणा को हम लागू करेंगे भाग को इकाई की ओर से करने में। एक सवाल लेते हैं। यदि आपके पास 265 रुपए हैं और इसे 4 लोगों में बराबर बांटना हो तो हर एक को कितने रुपए मिलेंगे? इसको हम इकाई की ओर से कैसे करेंगे? तो यहाँ भाज्य हमारा 265 है और भाजक हमारा 4 है। ये देखिए, इसे एक बच्चे ने इकाई की तरफ से करने की कोशिश की है। 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाया 261 बचाइए। फिर 4 धाम 40, इसे घटाया 221 बचा। फिर 4 पंचे 20, उसने घटा दिया 201 बचा। फिर 40 घटाया 4 धाम 40, 161 बचा। फिर 4 धाम 40 घटाया 121 बचा। फिर इसी तरह से आगे करता गया वो, और एक शेषफल आ गया। इन सब का योग जो है, जितनी बार भाग गया है 4 से, यानी कि जितनी बार 4 से हमने बारंबार घटाया है, ये वही बात हुई ना, 66 है। तो 66 हमारा योगफल है, एक हमारा शेषफल है। इसे हम अब अपनी मानक विधि से करेंगे कुछ इस प्रकार से। 4 छंग 24, ये 2 बचा, 5 और आगे हमने उतारा, 4 छंग 24, फिर घटाया एक शेषफल। ये हमारी मानक विधि है। इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 6 है, दरअसल ये 60 है। 60 चौको 240, तो हमारे पास 25 बचता है, जो यहाँ उतारने के बाद बचा था। फिर 4 छंग 24 हमारे 6 बार भाग जाता है। 60 में अगर 6 हम जोड़ते हैं तो 66 उत्तर आता है और एक शेषफल आता है। तो ये भाग जो हम 6 का दे रहे थे, एक्चुअली हम 60 बार दे रहे थे, और यहाँ 6 जो है वो दहाई स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस विधि में हमने केवल 2 स्टेप में सवाल को हल कर लिया, जबकि हम जब पीछे गए थे तो कितने सारे स्टेप्स करने पड़े थे। यानी कि अगर इकाई की ओर से करते तो बहुत असुविधा होती है, स्टेप्स भी बढ़ जाते हैं, जबकि यही हम अगर बाईं ओर से करें तो आसानी से सवाल हम हल कर लेते हैं। इसीलिए हम भाग को इस विधि से हल करते हैं, इकाई से करने के स्थान पर। अक्सर भाग टूटी बिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए समझते हैं इसे। मान लीजिए 201 में 2 का भाग देना है, तो आप 2 का भाग एक बार देंगे, यहाँ शून्य बचेगा, अपने शून्य फिर आगे उतारा,
अब दो शून्यम शून्य, भाग शून्य बार गया, फिर शून्य बचा, आपने एक उतारा, फिर शून्य बार भाग गया, दो शून्यम शून्य, और इस तरह से उत्तर हमारा 100 आया, जबकि शेषफल 1 बचा। एक उदाहरण और लेते हैं। 24,036 में अगर हम 12 का भाग दें तो 12 दूनी 24, शून्य बचा, ये शून्य उतारा, शून्य बार भाग गया, 12 शून्यम शून्य, 3 उतारा, 3 में 12 का भाग शून्य बार ही जाएगा, 12 शून्यम शून्य। अब 6 उतारेंगे तो 12 तिया 36, 3 बार भाग जा सकता है, और इस तरह से शेषफल शून्य आएगा। अब हम शून्य के साथ भाग देख के देखते हैं। अगर हमारा भाज्य शून्य है, यानी कुल वस्तुओं की संख्या शून्य है, जैसे कि हमारे पास अगर शून्य केले हैं, तो हम 6 बच्चों में अगर उन्हें बराबर बराबर बांटना है तो हर एक बच्चे को कितने केले मिलेंगे? तो जब हमारे पास शून्य केले हैं तो हम हर एक को शून्य केले ही बांट पाएंगे। इसका अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि अगर भाज्य हमारा शून्य है तो उत्तर भागफल सदैव शून्य ही आएगा, चाहे भाजक कुछ भी बना रहे। अगर हमारा भाजक शून्य है, यानी कि शून्य वस्तुओं का समूह बनाया है अथवा शून्य लोगों में बंटवारा किया है, तब क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास 12 केले हैं और शून्य बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। तो जब शून्य बच्चों को बराबर बराबर हम कैसे बांट सकते हैं? बच्चे नहीं होंगे तो केले बांटे नहीं जा सकते, अर्थात यह परिभाषित नहीं होगा, अतः भाजक हमारा शून्य नहीं हो सकता। तो भाग की समझ में हमने जाना कि भाग के पहले बच्चों को किन अवधारणाओं को सिखाना जरूरी है, और उससे हम बच्चों में भाग की समझ का विकास कैसे करेंगे। भाग के चिन्ह के बारे में जाना और उसकी प्रक्रिया और अवधारणा के बारे में। धन्यवाद।